जयंत, नेटवर्क तो हल्का आ रहा है भाई, बार बार कनेक्ट हो रहे, डिस्कनेक्ट हो रहे। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही जयंत? अभी पता नहीं किस तरह का नेटवर्क पहुंच रहा होगा आपकी तरफ। देखिए, कल हमने लास्ट क्या किया था, ये क्वेश्चन दिए थे आपको ना कि कैसे, इनमें एक तो पार्ट दिए हैं कि ये सिंगल क्वेश्चन है कि तीन पार्ट है, ठीक है, और सवाल दो थे या एक ही था? एक था। तो ये क्या है, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं अभी, दिस इज अल्टरनेट वे ऑफ फाइंडिंग द इंडक्टेंस। उसको समझाने के लिए मैंने एक सवाल लिया जिसपे दो तीन पार्ट हम कर रहे हैं। अल्टरनेट वे ऑफ फाइंडिंग द इंडक्टेंस। जयंत, आवाज आ रही है क्या, बताओ? यस, ठीक है। सवाल ये था, तो सर कल कहाँ चले गए थे? अच्छा, फिर इसलिए मतलब क्यों नहीं आए फिर? हैं? अच्छा जी। ये एक होलो, होलो था कि सॉलिड था? कल क्या दिया था? होलो ही दिया था। एक होलो सिलेंडर था जिसमें यूं करंट जा रहा था आई। इसके ऊपर कोई एक इंसुलेटर लगा रखा था पतला सा, और फिर इसके ऊपर दोबारा से एक लेयर थी। क्या सवाल यही था क्या? तो अलग अलग रेडियस की। अच्छा, ठीक है। सवाल ये था कि कोएक्सियल केबल थी और दूसरी जो केबल थी इस तरह की थी। इस तरह का सा कुछ था। इनर केबल का रेडियस क्या था? ए। और आउटर केबल का बी, ये था। और एक में करंट आई आगे जा रहा है और शायद दूसरे में करंट आई पीछे आ रहा है, यही था ना सवाल? और हमें निकालना था कि ये सिलेंडर है, एक तो फील्ड निकालना था शायद, तीनों जगह फील्ड निकालना था, यहां भी, इसके बीच में भी और इसके बाहर भी, है ना? तो पहले तो वही सब हम देखते हैं कि तीनों जगह फील्ड कैसे निकलेगा, वो हम देखते हैं। इस पे तो चल ही नहीं पा रहा, ये क्या हो गया? देखो, एक होलो सिलेंडर के फील्ड के फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं कभी? मैग्नेटोस्टैटिक्स यूनिट में आपने पढ़ा था कि अगर ये कोई एक होलो कंडक्टर है। हाँ भाई, क्या कह रहे हो? जयंत, क्या बोल रहे हो? नहीं, मेरे को सुना ही नहीं दे रहा। दोबारा। वीडियो पॉज होगी? अरे वीडियो पॉज क्या होगी, वीडियो तो ऑन है, बट आज नेटवर्क ही नहीं आ रहा ये। अब इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वीडियो पॉज हो तो होगी है, बट नेटवर्क ही थोड़ा वीक है। अगर ना चले तो आप
छोड़ दो फिर क्लास को, मैं बाद में अपलोड कर दूंगा, देख लेना। आवाज़ तो सही आ रही है। अब यहाँ तो पता नहीं लग रहा ना, यहाँ वो नेटवर्क में ही प्रॉब्लम आ रही है आज, बाहर से ही। चलिए एक बार देखिए। एक हमने कभी पढ़ा होता है कि अगर एक होलो सिलेंडर है और जिसमें आई करंट जा रहा है और आर इसका रेडियस है, तो हमने पढ़ा होता है अंदर वाली किसी भी जगह पे तो फील्ड होता है 0, और बाहर वाली किसी भी जगह पे जो फील्ड होता है, जैसे करंट यूं जा रहा है तो सारे करंट को समेट के सेंटर पे रख दो, और बी अंदर की तरफ होगा, और ये बी अंदर की तरफ होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर अंदर की तरफ। मैं आपको एक और फॉर्मूला बताऊं जो यूज हो जाया करता है। अगर ये भी एनसीईआरटी में सोल्ड एग्जाम्पल था, पिछले चैप्टर में मैग्नेटोस्टैटिक्स वाले में सोल्ड एग्जाम्पल था ये। अगर एक सॉलिड कंडक्टर है और उसमें पूरे में सरफेस में आई करंट जा रहा है, तो इसमें अगर आप देखते हो तो यहाँ भी बी होगा और बाहर भी होगा। अगर आप बाहर देखते हो तो वही तरीका है, इसका रेडियस भी कैपिटल आर है। बाहर देखते हो तो वही तरीका है कि सारी वायर को समेट के आप कहाँ रख दीजिए, इसके सेंटर पे, और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। लेकिन अगर आप यहाँ देखते हो, यहाँ आपको अगर याद आए तो बी होगा म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। ये एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जाम्पल है। मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ एशियल के तौर पे पढ़ाया था, बी ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर एंड बी ड्यू टू होलो सिलेंडर। बताओ बच्चों, आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नितिन आपको तो ध्यान आ रहा है, बाकी आपको तो सर है ध्यान। हाँ, तो इन फॉर्मूलों का भी यूज हो जाएगा कहीं ना कहीं। पहले बी लिखना था, तो देखिए एक बार मैं यहां चला, आर लेस देन है, फॉर आर लेस देन ए अगर मैं बताऊं, फॉर आर लेस देन ए अगर मैं बताऊं, तो दोनों सेल के लिए अंदर ही है, तो बी कितना होगा? 0। एक बार मैं चलता हूं, आर बी से छोटा है और ए से बड़ा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो बाहर वाले के कारण तो अंदर भी होगा नहीं, और अंदर वाले के कारण ये आउटर पार्ट है, तो अंदर वाले का सारा करंट समेट के सेंटर पे रख दो, और एक लॉन्ग वायर वाला बी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बी बनेगा वो बी बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। आया क्या समझ? और अगर आप फॉर आर ग्रेटर देन बी जाएं, अगर आप फॉर आर ग्रेटर देन बी जाएं, आप बाहर निकल के जाएं, तो क्या होगा? इसका भी बी जो होगा, इसका भी बाहर की तरफ होगा, और जो बड़ा वाला कंडक्टर उसका करंट भी यहीं सिमट के आएगा, और उसका भी अंदर की तरफ होगा, और दोनों से वो पॉइंट आर डिस्टेंस दूर है। तो अब जो आप बी लिखोगे, एक के कारण म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर बाहर, और एक के कारण म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर अंदर, और ये दोनों कैंसिल होने की वजह से कितना हो जाएगा? 0। आया क्या समझ? तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। लिख लो अगर नहीं किया है तो, ये आपका फर्स्ट पार्ट आया। हाँ जी।
हो गया भाई ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? एनर्जी स्टोर्ड, है ना। एनर्जी स्टोर्ड देखिए अब कैसे निकलेगी। एनर्जी केवल वहां होगी जहां बी है, बी केवल इस इलाके में है, बी केवल बीच बीच के हिस्से में ना, बीच यहाँ अंदर भी नहीं है और बाहर भी नहीं है। ये तो समझ आ गया अपने को। अगर बीच वाले हिस्से में बी यूनिफॉर्म होता, अगर बीच वाले हिस्से में बी यूनिफॉर्म होता तो मैं डायरेक्ट एनर्जी लिखता कैसे? एनर्जी डेंसिटी बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट इंटू वॉल्यूम। कल पढ़ाया था एनर्जी डेंसिटी होता है बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट, पहले पढ़ रखा है, और इंटू वॉल्यूम कर देते, परंतु ये जो बी है ना ये आर पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे आर चेंज होगा बी चेंज होगा। तो अब देखिए कैसे एनर्जी डेंसिटी निकलेगी, उस पर हम चलते हैं। सेकेंड पार्ट, हम एनर्जी डेंसिटी निकालने की तरफ चलते हैं। ये तो बड़े वाला कंडक्टर है, और ये छोटे वाला कंडक्टर है। और मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच बीच में है। और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है कि अगर मैं यहां से स्मॉल आर दूरी पे जाऊं तो बी बाहर की तरफ होगा। ये करंट आगे जा रहा था, इसके कारण ही ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये बी बाहर की तरफ होगा, और ये जो बी होगा ये हमने अभी पढ़ा, ये बी कितना होगा? म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, ये बी होगा, है ठीक है। अब कैसे आप एनर्जी निकालोगे? सबसे पहले आर रेडियस का एक सिलेंडर बना लो। फिर एक थोड़ा सा आगे बढ़ो, जरा सा आगे बढ़ो, डी आर। थोड़ा सा मैं आगे गया और मैंने हल्का सा ये एक एलिमेंट मान लिया। ये मैंने एक छोटी सी थिकनेस का एक एलिमेंट मान लिया, इस तरह का येलो कलर का। ये समझ आ गया आपको? ये इतना कम आर चेंज हुआ है कि यहाँ मैं बी को लगभग लगभग सेम मान सकता हूँ। तो इस एलिमेंट में जो एनर्जी डेंसिटी होगी, इस एलिमेंट में जो एनर्जी डेंसिटी होगी, जो स्मॉल यू होगी, उस स्मॉल यू का फॉर्मूला जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले ही, कितना होता है? बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट, ये होता है। आपने इसका स्क्वायर किया, म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और टू म्यू नॉट, एक म्यू नॉट से म्यू नॉट गया, और जो एनर्जी डेंसिटी आएगी वो आएगी म्यू नॉट इंटू आई स्क्वायर अपॉन एट, एक म्यू नॉट कट लिया, पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर। आ गया, एनर्जी डेंसिटी आ गई। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। लेट एनर्जी स्टोर्ड इन दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट में जो एनर्जी स्टोर हुई है वो हमने कितनी मान ली? डी यू है। इस एलिमेंट में जो एनर्जी स्टोर हुई है दैट इज डी यू। वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट अगर मैं लिखूं, इस एलिमेंट का वॉल्यूम, तो ये जो पतला सा एलिमेंट है ना, इसकी थिकनेस तो है डी एक्स, डी आर, थिकनेस तो है डी आर। और अगर मैं इस सिलेंडर को अलग कर लाऊं, ये येलो वाले सिलेंडर को, और मैं इसको काट पीट के सीधा करूं, तो अंदर वाला जो कर्ड सरफेस एरिया है वो है टू पाई आर इंटू एल। अगर मैं इस लेंथ को एल बोल दूं, तो अंदर वाला जो कर्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो कितना होगा? टू पाई आर इंटू एल। और मैंने काट के पीट के इसको सीधा कर दिया,
तो एरिया ऑफ बेस तो होगा 2 π r l, और थिकनेस कितनी होगी dr, तो इसका जो वॉल्यूम बनेगा वो वॉल्यूम बनेगा 2 π r l इंटू डी आर। इसका जो वॉल्यूम बनेगा वो बनेगा 2 π r l इंटू डी आर। ये आ गया समझ यहां तक? ठीक है। हाँ भाई, क्लियर है सभी को ये? अच्छा, इसके बाद सुनो। अब जो एनर्जी डेंसिटी होगी इस जगह, उसका मतलब है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम इसका कितना है 2 π r l डी आर। एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो इस एलिमेंट की जो एनर्जी डेंसिटी है जो ये है वो ये होगी। ठीक है, समझ आया क्या ये? मैंने इस u की वैल्यू रख दी, मैंने इस एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू रख दी म्यू नॉट इंटू I² अपॉन 8 π² r² बराबर du अपॉन 2 π r l dr। एक r से एक r गया, ये 4, एक पाई से एक पाई भी गया। यहां से देखो du क्या निकल के आया, एक म्यू नॉट है ऊपर, एक I² है ऊपर, एक इधर का l गया ऊपर, एक dr गया ऊपर, और नीचे बचा एक 4 और एक पाई और एक r। du आ गया। टोटल एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है u, तो इसका इंटीग्रेट कर दो इसको। इंटीग्रेशन करोगे तो म्यू नॉट म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, I² कॉन्स्टेंट, l कॉन्स्टेंट अपॉन 4 पाई। वेरिएबल आपका r है 1/r इंटू डी आर। r की लिमिट बताओ, आपने ये r माना है, तो अगर मैं देखूं तो ये यहाँ से एनर्जी स्टार्ट हुई है, फील्ड यहाँ से स्टार्ट है, तो r की इनिशियल वैल्यू a है, और फील्ड यहाँ तक है, इसके बाद बाहर फील्ड नहीं है, तो r की फाइनल वैल्यू कितनी है b। तो जो r की लिमिट्स लगेंगी वो कहाँ से कहाँ तक लगेंगी, a से लेके b तक। 1/r का इंटीग्रेशन क्या होगा ln r। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये आपका आया, एनर्जी स्टोर्ड आ गई म्यू नॉट I²l अपॉन 4 पाई ln r, और लिमिट है a से b। दिस इज म्यू नॉट आई का स्क्वायर l अपॉन 4 पाई ln b माइनस ln a को मैं क्या लिख सकता हूँ ln b अपॉन a। पता है ना ये लिमिट लगेंगी ln b माइनस ln a, तो ये आ गया ln b अपॉन a। ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। अब हम चलेंगे थर्ड पार्ट पे, नोट कर लो अगर ये नहीं किया है तो। फिर हम अपने थर्ड पार्ट पे चलेंगे।
हो गया भाई। अब थर्ड पार्ट कैसे होगा? थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, और मैंने आंसर भी शायद बताया था। तो चलिए अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड जो आपका पार्ट है, L अपॉन L आपको निकालना है, क्या होगा? तो यार हम एक चीज जानते हैं, U क्या होता है? क्या हम ये प्रूव कर चुके हैं पहले कि U होता है हाफ L आई स्क्वायर? तो अभी जो एनर्जी आई उसको देखिए। आपकी एनर्जी आई म्यू आई स्क्वायर L अपॉन 4 पाई, म्यू आई स्क्वायर L अपॉन 4 पाई इंटू एल एन बी बाई ए, इंटू एल एन बी बाई ए बराबर हाफ इंटू एल इंटू आई स्क्वायर। आप देखो आई स्क्वायर से आई स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। टू से टू भी कैंसिल हो गया। इस स्मॉल एल को उधर ले जाओ, तो एल अपॉन स्मॉल एल कितना आया? टू बचा। एक तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। अपना आंसर मैच करें जो कल दिया था, यही दिया था। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू एल एन ऑफ बी वाई। तो क्या ये भी एक मेथड था इंडक्टेंस देखने का, ऐसे कंपेयर करते हुए? समझ आ गया होगा आपको, है ना? चलिए भी आगे बढ़े। समझ आया ये मेथड? तो आप बिल्कुल इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन आप करके दिखाएं, जो मैं अभी शुरू में बना रहा था, फिर आपने कहा ये नहीं दिया होमवर्क में। एक सॉलिड सीट है, सिलेंड्रिकल है, रेडियस है आर, और करंट आगे बहने लग रहा है आई। बिल्कुल इसी रेडियस का इसके साथ एक इंसुलेटर लगा दिया, और इस इंसुलेटर के जस्ट ऊपर एक होलो सिलेंडर है, ऑलमोस्ट रेडियस सेम। इनको दो कंडक्टर्स को सेपरेट करने के लिए बीच में एक इंसुलेटिंग लेयर लगा रखी है। ऐसे। और जो रेड वाला इंसुलेटर है वो होलो कंडक्टर है, होलो सिलेंडर है, और उसमें आई करंट पीछे आ रहा है। रेड वाला जो है, दिस इज होलो कंडक्टर। रेड वाला जो है, दिस इज होलो कंडक्टर जिसमें करंट पीछे आ रहा है। व्हाइट वाला जो है, दिस इज सॉलिड कंडक्टर जिसमें यूनिफॉर्मली करंट बटा हुआ है। और ये जो येलो वाला बीच में दिखाया गया है, बीच में जो येलो दिखाया गया है, दिस इज थिन इंसुलेटर। सवाल के रूप में आप इतना सा ही लिख सकते हो कि रिपीट द प्रीवियस क्वेश्चन।
पिछला सवाल ही आपको रिपीट करना है। फर्स्ट पार्ट करो पहले। बिल्कुल वैसे ही चलना है। फर्स्ट पार्ट बी निकालो। अब दो इलाके हैं, या तो अंदर या बाहर, बीच का तो है ही नहीं। देखिए, फर्स्ट पार्ट, अंदर अगर आप किसी भी आर डिस्टेंस पे जाते हो, अंदर अगर आप किसी भी आर डिस्टेंस पे जाते हो तो यहाँ बी कितना होगा? ये सॉलिड है, सॉलिड के कारण होगा, होलो के लिए तो अंदर है तो बी होगा ही नहीं। और सॉलिड का मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, क्या होगा? मिनोट आई एक्स, एक्स का मतलब आर, अपॉन 2 पाई, है ना भाई? याद है ये? पिछले चैप्टर का फॉर्मूला है। और बाहर तो, बाहर वाले के कारण तो अंदर जीरो है, तो ये तो आ गया फॉर आर लेस देन आर। और बाहर तो दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे। इस होलो वाले को भी समेट के सेंटर पे रखना है, सॉलिड वाले को भी समेट के सेंटर पे। एक का करंट उधर है, एक का इधर, तो दोनों के बी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जैसे पिछले में हुआ था। तो ये आएगा 0 फॉर आर ग्रेटर देन आर। ये आपका आया फर्स्ट पार्ट। बताओ तो क्या समझ आ गया कि नहीं? पहला पार्ट ऐसे होना था, ठीक है। सेकंड पार्ट, क्या होगा सेकंड पार्ट में? वैसे ही निकलनी है सेम। वो स्मॉल यू को लिखना होगा डी यू अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम वही आना है, एलिमेंट वैसे ही बनेगा बीच में, आर रेडियस पे जाके। उसका वॉल्यूम कितना आया था? 2 पाई RL इंटू डी आर। और वो यू यहाँ से लिख लो, खाली इस इलाके में एनर्जी है, बाहर तो है ही नहीं। वो यू यहाँ से लिख लो, वो स्मॉल यू कितना होगा? B² अपॉन 2 म्यू नॉट, है ना? वो करो तो, बी का स्क्वायर मतलब म्यू नॉट स्क्वायर I² R² अपॉन 4 पाई² R⁴ और साथ में आएगा 2 म्यू नॉट। आ गया समझ? आया क्या समझ कैसे लिखा है हमने? एंड दिस इज इक्वल टू du अपॉन 2 पाई RL dr। काट पीट के du लेके आओ और फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कटेगा तो एक म्यू नॉट बचेगा, एक I² बचेगा, एक R² और एक R, और ये रहा R⁴ एक L dr अपॉन, नीचे क्या बच रहा है भाई? एक 2 तो कट लिया तो एक 2 बचेगा, एक पाई कट गया तो एक पाई बचेगा। अच्छा, एक 2 और है, तो ये 4 बचेगा, पाई बचेगा, एक कैपिटल R⁴ बचेगा, बस। और तो कुछ बच नहीं रहा। देखो आप, यही बचे है ना? इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो। खाली आर, आर वेरिएबल है, बाकी सबको बाहर निकाल लो। और आर की लिमिट इस बार ए से भी नहीं,
इस बार आर की लिमिट, आर इनिशियल तो इस लाइन पे है 0 और आर फाइनल इस लाइन पे है जो कि है रेडियस। यहां से यहां तक ये फील्ड है। तो अगर आप यू निकालते हो तो क्या आ रहा है? आया कुछ समझ? लिख लिया है तो मैं आगे करूं? जैसा पिछला सवाल था वैसा ही ये है। तो अगर मैं यहां से u निकालूं तो u क्या आएगा? u बराबर कांस्टेंट बोलो, एक तो म्यू नॉट बाहर आ रहा है, एक आई स्क्वायर बाहर आ रहा है, एक शायद एल भी बाहर आ रहा है। म्यू नॉट आई स्क्वायर एल तो ऊपर, नीचे से 4 पाई r⁴ 4 पाई r⁴ अब बताएं अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन के लिए? r³ dr, और जिसकी लिमिट है कहां से कहां? 0 से r। अगर आप ये u निकालें तो ये आया म्यू नॉट आई स्क्वायर एल अपॉन 4 पाई r⁴ इंटू r⁴ का इंटीग्रेशन, r⁴ और जब लिमिट पुट करेंगे तो r⁴4/4, ये कट गया। फाइनली जो एनर्जी स्टोर्ड आई, म्यू नॉट आई स्क्वायर एल अपॉन 16 पाई। इस बार रेडियस का कोई चक्कर ही नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस आपकी ये एनर्जी आ गई। इस बार जो एनर्जी आई वो रेडियस से इंडिपेंडेंट आ गई। अरे यूं बताओ, सेम क्वेश्चन का टाइप में रिपीट करवा रहा हूँ, ज्यादा टफ लग रहा है कि आ रहा है समझ? सबको आ रहा है समझ? ठीक है, तो कर दो फिर तीसरा पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको निकालना था एल पर यूनिट लेंथ, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, ये निकालना था थर्ड पार्ट में। तो इसका तरीका ये होता है कि जो u आया उसको किससे इक्वेट कर दो? हाफ एल आई स्क्वायर से, और ये होगा म्यू नॉट आई स्क्वायर एल अपॉन 16 पाई। आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कटा, तो L/L जो आपका निकल के आ रहा है इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, वो कितना आ गया? इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ जो आपका निकला वो आया म्यू नॉट अपॉन 8 पाई। समझ आ गया? तो ये भी एक तरीके होते हैं भाई, इस तरीके से आप इंडक्टेंस तक जा सकते हैं, फील्ड निकाल के, एनर्जी निकाल के, एनर्जी डेंसिटी निकाल के। हो गया, लिख लिया? चलते हैं आगे। मैं आपको जनरेटर पढ़ा चुका हूँ, चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। और अब एक आखिरी चीज की तरफ मैं चलता हूँ। आपने जब ये चैप्टर शुरू किया तो आपने कहा था कि अगर बी अगर टाइम के साथ चेंज हो तो वो क्या जनरेट कर देता है? ई। ऐसे ऐसे बोला था हमने, बी अगर टाइम के साथ चेंज हो तो वो ई जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर चैप्टर जैसे आगे बढ़ा थोड़ा सा उसका स्वरूप बदल गया, बी के चेंज होने को हमने देखा फ्लक्स में चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने को हमने बोल दिया ईएमएफ आना, है ना। कई बार क्या होता है, वो फ्लक्स और ईएमएफ की बात नहीं करेगा, वो बात करेगा बी की और ई की। वो फ्लक्स और ईएमएफ की बात नहीं करेगा, वो बी और ई की बात करेगा। तो एक आखिरी चीज इसका देख रहे हैं हम कि जनरेशन ऑफ ई
ड्यू टू a bee varying with time. जनरेशन ऑफ ई ड्यू टू अ बी वेरिंग विद टाइम, ये देख रहे हैं हम। इसका क्या फॉर्मूला होता है सुनिए। आपने ये पढ़ा था ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ लूप। एक लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, दिस इज डी फाई बाई डी टी। मोड लगाएं तो इसके मोड लगा सकते हैं, फ्लक्स बढ़ भी सकता है, फ्लक्स कम भी हो सकता है, लेकिन टाइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है। अगर मान लो लूप में ईएमएफ आया है और उसमें करंट आया है, तो मैंने माना कि लेट ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द लूप। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा तभी तो कैरियर चले होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा तभी तो कैरियर चले होंगे। कौन? इलेक्ट्रॉन, है ना। तो वो ई कैसे निकलता है, जो ये ईएमएफ आता है ये बराबर होता है इंटीग्रल ई डॉट डीएल। डीएल इज एनी टेंजेंशियल वेक्टर इन द लूप। डीएल इज एनी टेंजेंशियल वेक्टर इन द लूप, और ई है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, और डीएल इज टेंजेंशियल एलिमेंट where dl is tangential element in the loop। एंड यहां से आपकी जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है इंटीग्रल ई डॉट डीएल, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स which may be which may be written in the loop as b dot a। अब dt तो पॉजिटिव होता है, तो इस पे हम क्या लगा दें, एक मोड लगा दें। dt तो पॉजिटिव होता है, तो इस पे हम क्या लगा दें, एक मोड लगा दें। ठीक है। ये डेफिनेशन, ये फॉर्मूला है जो ई और बी को रिलेट करता है, लिख लो। हाँ भाई, हो गया, समझ आ गया। इसको अप्लाई करते हैं एक बार एक सिचुएशन में जो काम आ जाती है अपने। लिख लिया है। देखो, ई जनरेटेड, आपके घर पे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है या कोई और किताब ला रखी है? स्कूल में कौन सी चलवाते हैं? फिर वैसे एनसीईआरटी है या नहीं है? किस किस के पास है एनसीईआरटी? कल हो सके तो एक बार लेके आ जाना। नहीं, आज तो कोई बात नहीं। उसकी एक्सरसाइज में से कुछ चीज़ें हम देख रहे होंगे। ठीक है, बस ये चैप्टर कंप्लीट है, आज हो जाएगा ये कंप्लीट। कल आप अपनी एनसीईआरटी बुक लेके आए, फिर उसमें से कुछ सवाल हम देख रहे होंगे। ठीक है ना। ई जनरेटेड बाई एन अनस्टेडी बी। अनस्टेडी मतलब जो टाइम के साथ चेंज हो। अनस्टेडी बट यूनिफॉर्म बी, confined to a region, confined to
a circular region. Confined to a circular region, ये है, ये कोई पार्ट है, एक सर्कुलर सा पार्ट है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है अंदर। ये इसका सेंटर है और इसका रेडियस है r, और यहाँ एक b लगा रखा है विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हर जगह सेम है लेकिन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये अपने अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाएगा और बाहर भी फैलाएगा। तो इसने अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाया होता है किसी स्मॉल r दूरी पे, वो कितना होता है, और इसने बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाया होता है स्मॉल r दूरी पे, वो कितना होता है। और फील्ड लाइन, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड लाइन सर्कुलर लूप होती है, इस तरह का फील्ड लाइन है। यहाँ भी फील्ड लाइन सर्कुलर लूप होंगे। किस तरह की सर्कुलर लूप, अगर ये बी टाइम के साथ बढ़ रहा है तो फील्ड लाइन आएंगी इसको अपोज करने के लिए। अगर ये बी अंदर वाला टाइम के साथ बढ़ रहा है तो यूं नहीं आएंगी फील्ड लाइन, यूं आएंगी। तो फिर ये फील्ड लाइन ऐसे बनेगी, लेट बी इज अगर बी टाइम के साथ बढ़ रहा है तो इसकी फील्ड लाइन ऐसे बनेगी, और अगर भी कम हो रहा हो तो ये फील्ड लाइन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको सपोर्ट करेगी, ठीक है। इस तरह होती है। अब कहाँ कितना भी होता है वो सुनो, ई कितना होता है सुनिए। अंदर वाले पॉइंट पे ई होता है r/2 इंटू मोड ऑफ dB/dt फॉर r लेस देन r। चेक करते हैं एक बार कैसे आएगा, चेक करते हैं अंदर वाले पॉइंट पे। देखिए हमने अभी पढ़ा इंटीग्रल E.dl, दिस इज इक्वल टू d/dt ऑफ b डॉट ए, यही पढ़ा ना फॉर्मूला। ये पूरा लूप सिमेट्रिक है, और यहाँ पे ई है तो यहाँ पे ई होगा, तो यहाँ पे ई होगा, तो यहाँ पे ई होगा, और डीएल भी इसके टेंजेंशियल है। तो अगर आपको ये पहचान में आ जाए तो ये बनेगा ई इंटू डी एल इंटू कोस जीरो, और फिर ये यूनिफॉर्म है तो ई बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल डीएल मतलब इस येलो वाले की लंबाई। तो क्या आना है, ये आपका खुल के क्या आना है, ई इंटू 2πr बराबर d/dt ऑफ इस येलो वाले एरिया में से जो फ्लक्स होगा वो बी डॉट ए बनेगा बी इंटू πr² इंटू कोस जीरो, बी इंटू πr² इंटू कोस जीरो। आ रहा है समझ। πr² तो कांस्टेंट है, बी तो कांस्टेंट नहीं है, बी तो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, लेकिन πr² बाहर आ जाएगा, πr² इंटू dB/dt। असल में इसका मोड रहता है फॉर्मूले में, तो ये मोड चल रहा है, ठीक है। पाई से पाई गया, एक आर से एक आर गया, तो बताओ ई कितना आ गया, r/2 इंटू मोड ऑफ, टाइम तो बढ़ता ही बढ़ता है, आप मोड खाली इस पे भी लगा सकते हो, बात एक ही है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ बी विद टाइम, उसका मॉडुलस लेना है। आप लोग बताएं कि आपको ई निकालना है कि कैसे हम ई निकाल पाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये तो हुआ फॉर आर लेस देन कैपिटल आर। अब मैं चलता हूं बाहर वाले पॉइंट पे, ठीक है, हो गए। उसका क्या फॉर्मूला होता है सुनिए, E इज इक्वल टू कैपिटल R² by 2r इंटू मॉडुलस ऑफ dB/dt।
ये आपका फॉर्मूला है बाहर वाले पॉइंट का, कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2r इंटू मॉडुलस ऑफ डी बी बाई डी टी। ये फॉर्मूला है बाहर वाले पॉइंट का। ये अगर आप लेके आए, चलिए इसको भी प्रूव करते हैं वैसे ही। वो जो मैग्नेटिक फील्ड वाला सर्कल था, व्हाइट सर्कल, वो तो ये है आर रेडियस का, जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। लेकिन जो स्मॉल आर रेडियस है इस बार तो बड़ा है, तो ये जो लूप बनेगा ये बाहर बनेगा। और अगर बी बढ़ रहा है तो ये फील्ड लाइन ऐसे आएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आएगी कि करंट करंट फील्ड की डायरेक्शन में ही आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूं आया तो इलेक्ट्रॉन उल्टा चलेगा, तो करंट यूं ही आएगा, करंट यूं आएगा तभी तो बी अपोज होगा। समझ आ रही है बात, है ना? तो ये जो ई है, फिर से अगर मैं यहां वही सब लगाऊं, इंटीग्रल ई डॉट डीएल क्या होगा? इंटीग्रल ई डॉट डीएल क्या होगा? इंटीग्रल ई डॉट डीएल अभी तो आपने पढ़ा था, डी बाई डी टी ऑफ बी डॉट ए। ठीक है, ये तो वही है बिल्कुल सेम। तो ये कितना आएगा? ई इंटू 2 पाई आर, आगे तो। और उसको देखो आप, डी बाई डी टी ऑफ बी, तो बी है, एरिया पूरा नहीं लेना। क्या पूरे में फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तो है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो केवल यहाँ है। तो फ्लक्स जब इसमें से लिखेंगे तो एरिया तो यही आएगा। आ रहा है ना समझ? तो बी इंटू पाई आर स्क्वायर और कोस 0 1 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ई इंटू 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी। पाई से पाई कैंसिल, और ई आपका आया आर स्क्वायर बाई 2r इंटू मॉडुलस ऑफ। भाई ये दो फॉर्मूले होते हैं कि अगर ऐसे इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इस तरीके से निकाला जाता है। ये आपके दो फॉर्मूले होते हैं। तो बी के कारण ई कैसे निकलता है, थोड़ा ये फॉर्मूला समझ आया? ठीक है, अब इनका यूज करके ना, अब ओल्ड एनसीईआरटी है कि न्यू वाली एनसीईआरटी है? ओल्ड एनसीईआरटी में थोड़े क्वेश्चन ज्यादा हैं, न्यू वाले में थोड़े कम कर रखे हैं। ओल्ड है, हाँ तो वो अच्छी है, उसमें अच्छे सवाल है। कल उसका आखिरी सवाल देखते हैं हम यहाँ। पहले ये बताओ, आज का लेक्चर समझ आया? आज हमने दो चीजें सीखी हैं। एक तो ये, एक अल्टरनेट वे एल निकालने का, कि पहले बी लिखो, फिर एनर्जी डेंसिटी लिख के एनर्जी निकाल लो इंटीग्रेट करके, और फिर उससे कंपेयर कर लो हाफ एल आई स्क्वायर से। दो सवाल हमने उस पर लिए, दोनों काफी अच्छे सवाल हैं। आमतौर पे बच्चा अगर नहीं करके गया है तो कम चांस है कि वो अपने आप उसको कर देगा। ठीक है, और फिर हमने सीखा कि असल में ई और बी में क्या रिलेशन होता है, तो फिर हम उस पर गए। क्लियर है ना? ठीक है, कल एक तरह से इसकी फिनिशिंग क्लास हम ले रहे होंगे, तो अगर आपको याद रह जाए तो अपनी एनसीईआरटी बुक साथ ले आना। लाए हो आज भी? ठीक है, कोई नहीं, कल देखते हैं, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं जैसे भी होगा। तो मैंने कहा था इसका एक सब्जेक्टिव पेपर हम आपका लेंगे, आप जब देना चाहें तब बता देना, क्योंकि चैप्टर तो कल कौन सा डे है? फ्राइडे। तो संडे तो अभी भी आ रहा है। मैंने तो कहा तो आपसे ये था कि अगले संडे दे देना, पर अगर आपका मन हो, नहीं अगर आपका मन हो कि भाई अभी पढ़ा है चैप्टर और एक दो दिन में रिवाइज कर सको, तो चाहे इस संडे दे देना आप। मंडे? क्यों? अच्छा, ठीक है, चलो कोई नहीं। ठीक है, अभी जाओ आप। आपको